हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि गाइज हम लोग सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 26 का अध्ययन कर लिया गया था और अभ्यास श्रृंखला 26 के अंतर्गत हम लोग तत्वों के आवर्त सारणी अर्थात आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा गया। एलिमेंट्स यानी जो है तत्व के घर के बारे में पढ़ा गया, किसको कहाँ रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ा गया, मेंडलीफ के आवर्त सारणी को पढ़ा गया, न्यूलैंड के अष्टक नियम को पढ़ा गया और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि मेंडलीफ हो गए, डोबेराइनर हो गए, ये सभी वैज्ञानिक जो थे इन्होंने किसको आधार बनाया था, तो परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया और उसके बढ़ते हुए क्रम में रखे। लेकिन मोजले महोदय आते हैं, उन्होंने किसको अपना आधार बनाया, तो परमाणु क्रमांक को आधार बनाया और हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया गया, चर्चा किया गया। हमने बताया वर्ग फर्स्ट में कौन से तत्व होते हैं, वर्ग सेकंड में कौन से तत्व रखे गए होते हैं, किसको एल्कली मेटल कहते हैं, किसे एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, किसे सिक्का धातु कहते हैं और किसे नोबल गैस कहते हैं, शून्य गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो मेरे साथियों हम लोग इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज का जो हम लोगों के PYQs हैं और कॉन्सेप्ट देखा जाएगा वो जो है धातु और अधातुओं के प्रयोग या उपयोग क्या होते हैं उसके बेस्ड PYQs हैं, जो रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। आज उनको हम लोग उसके PYQs को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो मेरे साथियों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग हर दिन की तरह कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और एक एक प्रश्न के बारे में अच्छे से अध्ययन किया जाए और चर्चा किया जाता है। आइए मेरे साथियों चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है। कौन सी गैस मेरे साथियों, तो नोबल गैस आपसे पूछा है, तो बताइए निम्नलिखित में से नोबल गैस कौन है। आर्गन है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है। कौन सी है, फ्लोरीन है। और उसके साथ साथ ये भी कमेंट करेंगे आप लोग कि किस वर्ग में, और कल इस पे हम लोग चर्चा किए थे, किस वर्ग में नोबेल गैस को जो है रखा जाता है ना। उसके साथ साथ और जो भी नोबल गैसें होती हैं उनका भी नाम लिखेंगे और इस तरह हम लोगों की जो पढ़ाई होगी वो एक बेहतरीन पढ़ाई होगी, ताकि हम लोग को सब कुछ क्या होता रहे, याद होता रहे। तो मेरे प्यारे साथियों हमने कल बताया था वर्ग संख्या 18। कौन सा बताया था, वर्ग संख्या 18 में कौन सी गैस रखी गई होती है, नोबल गैस रखी गई होती हैं। जैसे बताया था नियॉन, रेडॉन, है ना। ये सारी गैसें अगर हम बात करें जो है जेनॉन, ये सारी गैसें कौन सी गैस होती हैं, नोबल गैसें होती हैं। हमारा सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है आर्गन है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है मेरे साथियों। तो आप लोग आई होप आप लोग कमेंट किए होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए जब भी अध्ययन करें तो पीछे आपने क्या पढ़ रखा है ये तुरंत आपको याद आना चाहिए कि कल हम लोग इस पे बढ़िया से चर्चा किया गया था जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा रहे थे आप लोगों को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी, क्या हमने बताया किस वर्ग में नोबल गैस को रखा जाता है, तो 18 जो है नोबल गैसें जैसे रेडॉन हो गई, जेनॉन हो गई, नियॉन हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे नोबल गैस होते हैं। उसके साथ साथ हमारा कौन होता है, आर्गन होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। कह रहा है प्याज काटते समय जब आप लोग भोजन बनाते हैं तो प्याज काटते होंगे,
प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? चलिए बताइए कौन है। कह रहा है कार्बन है कि नाइट्रोजन है कि सल्फर है कि हाइड्रोजन है। जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे और उसके साथ साथ लहसुन का जो दुर्गंध आता है ये भी कमेंट करेंगे कि लहसुन का जो दुर्गंध होता है वो किसके कारण होता है। ये भी आप लोगों के सामने प्रश्न है, तो कमेंट कीजिए मेरे साथियों, किसका प्रयोग किसके कारण हमारे आंखों में जलन पैदा होता है? कार्बन के कारण होता है कि नाइट्रोजन के कारण होता है कि सल्फर या हाइड्रोजन के कारण होता है? तो मेरे साथियों, प्याज में जो दुर्गंध आता है या लहसुन में जो दुर्गंध आता है वो किसके कारण आता है? तो हम लोग अगर बात कर लें तो मेरे प्यारे साथियों सल्फर की वजह से आता है। किसके वजह से आता है? सल्फर की वजह से आता है। और सल्फर की अगर हम बात करें तो प्रयोग कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि क्षेत्र में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। जब आप सल्फर का प्रयोग मिट्टी में करते हैं तो मिट्टी के पीएच मान, एक मिनट मेरे साथियों, मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? घट जाता है, अर्थात कम हो जाता है। हमें जब त्वचा रोग होता है, क्या होता है? कोई त्वचा रोग होता है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग आप करते हैं? सल्फर का करते हैं। किसका करते हैं? सल्फर का करते हैं। तो प्याज में दुर्गंध आने का कारण, लहसुन में दुर्गंध आने का कारण, त्वचा रोग अगर कोई होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का। कृषि क्षेत्र में, आप कह सकते हैं चिकित्सक क्षेत्र में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किस क्षेत्र में? चिकित्सक क्षेत्र में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे जो है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसको पहले अंडरलाइन करेंगे। सत्य पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है। क्या कह रहा है हमारे साथी? कार्बन एक नोबल गैस है। तो वर्ग संख्या, कल हमने आप लोगों को कौन सी संख्या? वर्ग संख्या 18 का अध्ययन आप लोगों को कराया था और बताया था उसमें कौन सी गैस रखी गई होती हैं। तो नोबल, या इसी को क्या कहा जाता है? जो है शून्य वर्ग भी कहा जाता है। कौन सा वर्ग कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है। क्या कहीं भी हमने आपको कार्बन बताया था क्या कि कार्बन नोबल गैस होती है? जी नहीं। चलिए आगे चलिए। कार्बन प्रकृति में उपधातु है। करा है कार्बन प्रकृति में उपधातु है। तो आप लोगों को हमने कल बताया था धातु की संख्या कितनी है। कल आप लोगों से हम लोग क्या चर्चा किए थे? धातु यानी मेटल की संख्या कितनी है और अधातु की संख्या कितनी है। उसके साथ साथ हम लोग उपधातु के बारे में भी देखा गया था। तो मेरे साथियों अब आप लोग कमेंट करेंगे। आज आप लोगों का होमवर्क है कि उपधातु अधातु की संख्या कितनी है। तो कहीं भी अगर हम बात करें जो है कार्बन प्रकृति में उपधातु होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये उपधातु नहीं होता है। अगला कह रहा है कार्बन प्रकृति में धातु है। कह रहा है कार्बन प्रकृति में धातु है, मेटल है, ऐसा है क्या? जी नहीं। तो ये भी हमारा जो है सही उत्तर नहीं होगा। कह रहा है कार्बन प्रकृति में अधातु है। कार्बन प्रकृति में अधातु है। ये बात पूरी तरह से सही है हमारे साथी कि कार्बन क्या है? अधातु है जो है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले। और अगर हम बात करें कार्बन के जो है अपर रूप की, तो ग्रेफाइट को पढ़े होंगे आप लोग, ग्रेफाइट और हीरा। अगर हम बात करें
हीरा जो होता है वो विद्युत व उष्मा का क्या होता है, बताइए, चालक होता है कि कुचालक होता है। चलिए आते हैं थोड़ा सा हीरे और ग्रेफाइट पे बात कर लेते हैं। आइए, हीरा एंड ग्रेफाइट की चर्चा कर लेते हैं। ग्रेफाइट ये कार्बन के क्या है, अपर रूप है। और वहीं पर हम बात करें हीरा जो होता है ये विद्युत व उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है हमारे साथी, कुचालक होता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात कर लें तो ये इसके विपरीत होगा, विद्युत व उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। वहीं पर नेक्स्ट अगर विशेषता करें, बात करें तो हीरा जो होता है ये पारदर्शी होता है। क्या होता है हमारे साथी, तो ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। और वहीं पर अगर हम ग्रेफाइट की बात कर लें तो ये पारदर्शी अर्थात अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अगर हम हीरे की बात कर लें, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर लें जो है दूसरा कार्य इसका क्या होता है, तो कांच को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इधर बात कर लें तो इसका प्रयोग जो है ग्रेफाइट का, तो जो है पेंसिल का नोड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पेंसिल का नोड बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं हमारे साथी, तो ग्रेफाइट का करते हैं। और अगर बात करें हीरे का आकार कैसा होता है, तो समचतुष्फली होता है। क्या होता है, चतुष्फली होता है। और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो षटकोणी होता है। क्या होता है, षटकोणी होता है। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न किया गया था कि नहीं, जी हाँ कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। चलिए जैसे अभी हमने समझाया वैसे ही प्रश्न भी आ गया, तो बताइए किसका जो है अपरूप पाया जाता है, जो है एस का यानी सल्फर का, कि पीबी मतलब शीशा का, कि कार्बन का, किसका पाया जाता है हमारे साथियों। तो अभी तो हम लोग चर्चा किए थे, तो कार्बन का पाया जाता है। किसका पाया जाता है, कार्बन का पाया जाता है। और कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं मेरे प्यारे साथी, तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो है C612 और C613। और अगर हम बात करें C614 जो है, तो कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं ये भी याद रखिएगा कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। और प्रकृति में सबसे जो है कठोर कौन होता है, हीरा होता है। हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का है। किसका है, कार्बन का है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं। कह रहा है कार्बन का एक अपरूप नहीं है। चलिए उसी से संबंधित फिर प्रश्न है, क्या पूछ रहा है आपसे कि कार्बन का अपरूप नहीं है, कौन सा नहीं है। आइए देखा जाता है। कह रहा है फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, ग्रेफाइट। चलिए कमेंट कीजिए कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, इसमें उत्तर हमारा
कौन सा सही होने वाला है? एक मिनट, सामने से हट जाएं, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें कौन नहीं है अपरूप? जो है फुलरीन भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। कौन नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा धावन सोडा, किसके बारे में? धावन सोडा, Na2CO3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? Na2CO3। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अंडरलाइन कर लेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है? करा धावन सोडा MgCO3 है। बताइए धावन सोडा क्या है? MgCO3 है। फिर कह रहा है धावन सोडा एक विवर्णन है, अभिकर्मक है। फिर कह रहा है धावन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसा कहीं पढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आगे चलिए, कह रहा है कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा मेरे साथियों? कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। यहां पर MgCO3 दिया है और होता क्या है? रासायनिक सूत्र इसका Na2CO3 होता है। क्या होता है हमारे साथियों? तो Na2CO3 होता है, ना कि MgCO3 होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथी? कह रहा है सोडा एसिड। कौन सा एसिड की बात कर रहा है? सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर कह रहा है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर कह रहा है हमारे साथी सोडियम कार्बोनेट। तो बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, या तो फिर कौन होगा? सोडियम कार्बोनेट। सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग, मेरे सभी सम्मानित छात्र व छात्रा लोग। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोगों का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारे साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अग्निशामक में किस यंत्र का जो है सोडा एसिड में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ना कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का, या सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है जिप्सम। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है। चलिए जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसके बारे में हम खूब चर्चा कर चुके हैं। शुरुआत में जब मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का शुरुआत किया था तो उसी पे बेस्ड बताया था कि जब हम लोग ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था। कह रहा है जो है 473 केल्विन, या फिर कह रहा है 373 केल्विन, या फिर 273 केल्विन, या फिर 573 केल्विन। तो मेरे साथी जिप्सम 373 केल्विन पर किस में परिवर्तित हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है परिवर्तित हो जाता है। और आप लोग जब कभी किसी का जो है कोई अस्थि या बोन फ्रैक्चर होता है तो जो प्लास्टर लगाते हैं वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? चलिए बताइए ब्लीचिंग पाउडर का, जिसको आप लोग पानी को शुद्ध करने के लिए
गर्मी का समय आ रहा है, स्विमिंग पूल में आप लोग नहाने जाएंगे तो उसके पानी को यानी जल को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। कपड़ों के जो है कि वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है? वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। तो मेरे साथियों बताइए जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या है मेरे साथी? तो CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है। और इसका प्रयोग की बात किया जाए तो जल के अगर बात की जल को शुद्ध करने के लिए, यानी जल को आप कह सकते हैं, तो वही चीज आप ये भी कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल या नदियों के जल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। वस्त्र उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। हमारे घर के खिड़कियों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग के लिए नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग उपयोग पे बात कर रहे थे जो है, तो उसी से संबंधित प्रश्न भी आ गया। कह रहा है रसायनों के ऑक्सीकरण में, अच्छा इसको अंडरलाइन कर लेंगे पहले, नहीं होता है ना। फिर कह रहा है ब्रेड बनाने में, फिर कह रहा है कपास की ब्लीचिंग में। मेरे साथी कपास से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? वस्त्र प्राप्त करते हैं। तो अभी तो बताया था कि वस्त्र उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो यानी जो है यहां पर किया जाता है। फिर कह रहा है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, अभी इस पर भी चर्चा हुआ था, यह भी बात सही है। रसायनों के ऑक्सीकरण के लिए, यह भी बात सही है। ब्रेड बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर को ब्रेड बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है? धातु की बात कर रहा है, मेटल की बात कर रहा है हमारे साथी। और आप लोग को हमने पढ़ा रखा है कि सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। वहीं पर हमने ये भी बताया था कि गलनांक इनका क्या होता है? तो सभी धातुओं का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन इसका अपवाद क्या बताया था? सीजियम और गैलियम। क्या बताया था मेरे साथियों? सीजियम और गैलियम ऐसे धातु होते हैं जिनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। उसके बाद हमने बताया था चलिए क्या कह रहा है? काटा, जिसे आसानी से काटा जा सकता है। किसकी बात कर रहा है? धातु। सर आपने तो बताया था धातु कठोर होती है, तो फिर हम लोग धातु को आसानी से चाकू द्वारा कैसे काट सकते हैं? तो वर्ग संख्या 1, आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 1 याद कीजिए, जिसको हमने बताया था एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। जितने भी क्षारीय धातु होते हैं उनको आसानी से आप, जैसे पनीर को आप जो है चाकू से आसानी से काट लेते हैं, उसको काट सकते हैं। तो वर्ग संख्या 1 में आइए देखा जाता है क्या क्या है। एल्युमिनियम कह रहा है कि सोडियम, कि पोटेशियम, लिथियम। वर्ग संख्या 1 में सभी तो आते हैं लेकिन एल्युमिनियम नहीं आता है। तो एल्युमिनियम को आप आसानी से काट नहीं सकते हैं चाकू से, यहां पर नहीं पूछा है। तो हमारा राइट आंसर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, है ना। चले अगले प्रश्न की तरफ। और हमने ये भी बताया था सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एकमात्र धातु कौन सा? पारा, जो किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। फिर हमने बताया था हमारे साथी जो है
वहीं पर इनमें धात्विक, इनमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। कौन सा चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। और अधातु में किसकी बात कर रहे हैं, अधातु जो होता है, अधातु में अधात्विक चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन एकमात्र अपवाद कौन होता है, आयोडीन, जो क्या होता है, उनमें चमक पाई जाती है। तो ये क्या है, अपवाद है। देखिए अपवाद कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन अपवाद जरूर याद रखिएगा। चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी, आइए चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है भूपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। धातु की बात कर रहा है, मेटल की बात कर रहा है। ये ध्यान में आप लोग रखेंगे कि किसको पूछा है, धातु के बारे में पूछा है, मेटल के बारे में पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों, एल्युमिनियम। कौन होगा, एल्युमिनियम। और इस पर हम लोग चर्चा भी किए थे। एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में हमारे भूपर्टी पर पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किसका किया जाता है हमारे साथी, आइए देखते हैं। सिल्वर ऑक्साइड, कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड का। फिर कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका किया जाता है। फिर कह रहा है सिल्वर क्लोराइड, इसका भी किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का किया जाता है। तो मेरे साथी जो है श्वेत श्याम में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रोमाइड का भी किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का भी किया जाता है। तो यहां पर दोनों दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। हम जो है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे अधिकतम तन्य धातु है। चलिए धातु की बात कर रहा है। धातु अधिकतम तन्यता का गुण, किसका गुण, तन्यता का गुण। सबसे तन्य का मतलब तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो कह रहा है कॉपर में, एल्युमिनियम में, एयू में, जिंक में। तो जल्दी बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इस पर हम खूब चर्चा भी कर रखे हैं जो है। तो किस में होगा हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा जो है। इनमें सबसे अधिक तन्यता पाया जाता है। और हमने बताया भी था कि धातुओं में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात आप इसको पीट पीट करके तार में परिवर्तित कर सकते हैं, वायर में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, एक और विशेषता पाई जाती है, आघात वर्धीनता का गुण पाया जाता है, अर्थात मैलविलिटी का गुण पाया जाता है। तो किसके कारण जो है तन्यता पाई जाती है, मैलविलिटी के कारण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और हमने बताया था सोने के एक ग्राम, एक मिनट मेरे साथी, एक ग्राम सोने से आप कितना किलोमीटर वायर या तार बना सकते हैं, तो 2 किलोमीटर बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, 2 किलोमीटर। आप लोग अचंभित ना होइएगा, ये एनसीईआरटी खुद कहती है और एनसीईआरटी में ये लाइन खुद लिखा गया है कि 1 ग्राम, सोचिए 1 ग्राम से 2 किलोमीटर आप वायर बना सकते हैं, इतना तन्यता पाया जाता है। चलिए चलते प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाएगा। चलिए किया जाता है, कह रहा है लीकर अमोनिया का, कि नेस्लर का अभिकर्मक, एक्वा रेजिया या एरोसाल का, किसका प्रयोग करेंगे। हमने बताया था जब HCl
और किसको मिलाओगे, HNO3 को, किसको मिलाओगे, HNO3 को मिलाओगे। HNO3 को जब आप मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। और इसमें इतना क्षमता पाई जाती है मेरे साथियों कि अगर आप अपने हाथ को उसमें डाल दें तो जितने दूरी तक आप हाथ को डाले रहेंगे शायद एकाक बोर्न बच जाए, नहीं तो उतना फिर आपको हाथ दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इतनी क्षमता किसमें होगी, एक्वा रेजिया। किसका प्रयोग किया जाता है, एक्वा रेजिया। अर्थात हमारा सही उत्तर क्या होगा हमारे साथी, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही प्रश्न, फिर मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। और हाँ, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आप लोगों को दिक्कत दे रहा है मैथ्स में या साइंस में या जीके में, तो वो आप कमेंट में जो है लिख सकते हैं और उसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अर्थात कॉन्सेप्ट आपके संस्थान के द्वारा जरूर दिया जाएगा। और साथ ही मेरे सम्मानित छात्र व छात्रा आप लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।